हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग इन्फ्लेशन तक पढ़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग नेशनल इनकम पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद टैक्सेशन वगैरह चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट केस आपको बताता हूँ। ए बी सी, ये तीन आदमी मान लो। ठीक है, ए बी और सी। ठीक, ए एक ऐसा आदमी है जो कि विलिंग टू वर्क, काम करना चाहता है, काम खोज रहा है, बट नॉट गेटिंग एनी जॉब, कोई उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है। दूसरा बी क्या है, एक ऐसा आदमी है, ये क्या है, वर्किंग है, कहीं पर क्या है, काम कर रहा है, बट नॉट एज पर हिज एबिलिटी, लेकिन उसकी जो एबिलिटी है वो उसके हिसाब से नहीं। मतलब लेट से कि ये अगर बीटेक है और कहीं 4th ग्रेड में काम कर रहा है, प्यून में काम कर रहा है, तो वो बी कैटेगरी में आ गया। सी कैटेगरी, तीन पर्सन है बेसिकली ये लोग, ए बी और सी। थर्ड पर्सन सी, ये क्या है, कोई एक आदमी है जो कि प्रिपेयर कर रहा है फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, मतलब अभी ये जॉब के लिए नहीं देख रहा है, तैयारी कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग हैं एक सिस्टम में लेट से। तो इनमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस केस में होगा या कौन अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। नॉर्मली हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जैसे सुनते हैं तो हम लोग को यही लगता है कि कोई भी आदमी अगर जॉब नहीं है उसके पास तो वो अनएम्प्लॉयड है, या हम लोग ऐसे भी समझते हैं कोई भी आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, किसी को काम नहीं है अनएम्प्लॉयड है, और किसी को काम है मतलब वो एम्प्लॉयड है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, कोई भी आदमी अगर काम करने की इच्छा रखता है, उसको काम करना चाह रहा है, वो काम ढूंढ रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है उस केस में, तो वो क्या हो जाएगा, इस आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये अनएम्प्लॉयड है। क्या है, अनएम्प्लॉयड। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अगर हम लोग बनाएंगे कि लेट्स से देयर इज़ 100 पॉपुलेशन इन द कंट्री, 100 पॉपुलेशन है, उसमें से ये 20 लोग हैं, तो ये 20 लोग क्या हो गए इस कंट्री के, अनएम्प्लॉयड लोग हो गए। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना है, हम लोग बोलेंगे 20/100। लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके बाद और भी है। दूसरा केस क्या है, कोई भी आदमी काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग बट नॉट एज पर हिज एबिलिटी, एबिलिटी उसकी जो है, उसकी जो क्षमता है, उसने उसको उस हिसाब से उसको जॉब नहीं मिला है, मतलब उसका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, उस हिसाब से उसको नहीं मिल पाया। जैसे कोई एक बीटेक किया हुआ लड़का, ये 4th ग्रेड में जॉब कर रहा है, अभी स्कार्सिटी है तो 4th ग्रेड में भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 4th ग्रेड में अगर कोई बीटेक किया हुआ लड़का काम कर रहा है तो वो क्या है, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द केस ऑफ और द परव्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आदमी क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने बताया था कि मान लो 100 आदमी हमारे सिस्टम में, 20 आदमी ये है मान लो 10 आदमी, 30, और ये है 70 लेट से, तो ये 10 आदमी भी क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो 20 में यहाँ कितना जुड़ जाएगा, 10/100 भी है। अब ये 70, ये क्या है, ये भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, और अभी जॉब की इच्छा ये लोग नहीं रख रहे हैं, जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। ये दिस पीपल विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड वन। तो टोटल अनएम्प्लॉयड लोग कितने हो गए हमारे सिस्टम में इस हिसाब से, 30, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 100। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3:10 जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है। ठीक।
ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। कोई भी आदमी, ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आदमी को अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे यूपीएससी कि एनी पर्सन वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी country comes under unemployed, they may be employed or unemployed, तो यस ये सही होगा। वो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज हम उसके एबिलिटी को वहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बताया गया कि वो एम्प्लॉय हैं, मतलब कहीं काम कर रहे हैं। तो कोई कहीं काम कर रहा है सिर्फ, इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में कितने कितने लोग आए, ऐसे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। दूसरा, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी एबिलिटी जितनी है उस हिसाब से उनको काम नहीं मिला, तो वो भी क्या आ जाएगा, कैसे कैटेगरी में, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो डिफिनेशन समझ में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट का, पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग द डिजायर्ड जॉब और नॉट गेटिंग जॉब, एंड द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन an organization and is not as per his ability are known as, these two persons are known as unemployed one, और this is unemployment। ठीक है, आया समझ में अनएम्प्लॉयमेंट में क्या। ये गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत लोग गलती कर जाते हैं। लोग को लगता है कि कोई काम कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड ही है, नहीं, वो भी अनएम्प्लॉयड होगा अगर उसके एबिलिटी के हिसाब से नहीं होगा। तीसरा, ये प्रिपरेशन कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन है। आया समझ में, डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कई बार पूछा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे पहला कौन सा टाइप है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका डिफिनेशन क्या है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का, कि कोई भी आदमी मान लो जॉब में है, ठीक है, एनी पर्सन इज इन जॉब, इज वर्किंग, बट उसकी सैलरी अगर कम है, सैलरी क्या है, कम है, ठीक है। जो भी उसका पोस्ट होगा, ठीक है, उसका जो पोस्ट है उस पोस्ट पे अगर उसकी सैलरी होनी चाहिए थी कुछ और है अगर कुछ और, तो वैसा आदमी जो एम्प्लॉयड है कहीं पर या काम कर रहा है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएगा। वो किस अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर द सैलरी इज़ लेस। किसी भी आदमी का सैलरी लेस है, होता ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है और वहाँ पर क्या है, कोई एक आदमी 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दे रहा है और उसको 4,000 5,000 6,000 रुपया दिया जा रहा है महीना, तो क्या है, उसकी सैलरी क्या है, कम है, ठीक है ना, क्योंकि जेन्युइनली उसका कितना मिनिमम 15,000 20,000 होना चाहिए था। तो ऐसे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। किस कैटेगरी में, अनएम्प्लॉयमेंट में किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसकी सैलरी कम होगी। दूसरा कैटेगरी क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ओकेजनली, जो काम करता है कब, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब एग्जांपल ऐसे समझो, जो शादी ब्याह में कैटरिंग में जो लड़के काम करते हैं, कैटरिंग जो होती है शादी वगैरह में, उसमें जो लड़के काम करते हैं कैटरिंग में, वो क्या है कि सिर्फ लगन का जो टाइम होता है जिसमें शादी वगैरह चलता रहता है, सिर्फ उस समय ही वो एम्प्लॉयड होते हैं, उस समय ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके बाद जब शादी वगैरह नहीं होती रहती, कैटरिंग नहीं होता रहता है, तो वो उतने टाइम के लिए फिर क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसे लोग जो कि सीजनल मतलब ओकेजनली कभी कभी काम करते हैं और पैसा कमा पाते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। और वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, डिस्गाइज्ड कि मोर मैन पावर देन रिक्वायर्ड, ऐसे समझो कि ज़्यादा मैन पावर लग रहा है कहीं पर, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर मैन पावर इन्वॉल्व है, ठीक है, मोर मैन पावर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस देन रिक्वायर्ड, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये नॉर्मली क्या है, आप लोग को मारवाड़ियों के
जो फैमिली बिजनेस होते हैं, मारवाड़ी लोग के यहाँ जो फैमिली बिजनेस होता है उसमें क्या है, एक उन लोग का कोई शॉप है, ठीक है, उस शॉप में लेट से कि 3 पर्सन्स की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, 3, लेकिन वहाँ पर क्या है, परिवार में चूँकि 4 मतलब 3 भाई है, उसका 2 बेटा है, तो टोटल मान लो 6 आदमी हो गया, तो 6 आदमी ही सब इसमें इन्वॉल्व है इसी बिजनेस में। तो ये कैसा एम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। वहाँ 3 आदमी का काम था उस दुकान में, और है काम कितना आदमी कर रहा है, 6 आदमी, ठीक है ना। मतलब क्या कि लेट से उस दुकान से 3 लाख का अर्निंग है, 3 लाख का अर्निंग है इस दुकान से, 3 लाख का अर्निंग है, और काम कितने आदमी का था, 3 आदमी का जो क्या बोलते हो कि जो रिक्वायर्ड था वो 3 आदमी था, तो एक एक आदमी को 1-1 लाख बटेगा सब में। लेकिन क्या हो गया, अब कितने आदमी आ गए यहाँ पर, 6 आदमी, तो इसका क्या हो गया, 50,000 करके सबको पैसा मिलेगा। तो इसलिए क्या है, जो उनका मतलब जो ये 3 के बाद जो ये 3 लोग हैं वो क्या डिसगाइज्ड हैं, दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग, मतलब दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन दैट इंस्टीट्यूशन और इन दैट शॉप, बट दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी आसपास के समाज में जो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके कमी के कारण उनको वहीं पर काम करना पड़ता है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग को, ऐसे टाइप के एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, मतलब जहाँ पर ये आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी देख सकते हो, इसका दूसरा एग्जांपल एग्रीकल्चर के फील्ड में भी है। वहाँ पर क्या है कि घर में 4 बेटा है, एक किसान का 4 बेटा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर एक ही फील्ड में जहाँ पर 2 किसान से काम हो जाता, वो 4-5 मिलके इसी एग्रीकल्चर लैंड को में उपज करेगा, क्रॉप का प्रोडक्शन करेगा। तो सब के पैकेट में जो अमाउंट है जो जाना चाहिए था वो क्या होगा, उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक, ये हो गया 3 तरह का। चौथा क्या है, फ्रिक्शनल, फोर्थ वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, फोर्थ वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, जब मान लो कोई एक आदमी है, कोई एक पर्सन है ए, ये किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, एक कोई आदमी ए, ये एक्स कंपनी में काम कर रहा था। नाउ ही लेफ्ट जॉब को छोड़ दिया वहाँ यहाँ पर, और कोई वाई कंपनी में काम करना चाह रहा है, ठीक है, जॉब छोड़ दिया, और इस कंपनी से छोड़ने में, इस कंपनी में ज्वाइन होने में मान लो 6 मंथ लग गए। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल, जब कोई आदमी किसी एक कंपनी से काम कर रहा था जिसमें काम छोड़ दिया, और उसके बाद नए कंपनी में जब उसको काम मिलता, ठीक है, तब तक उसके बीच में जो है 6 महीने का गैप हो गया, तो 6 महीने के लिए वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो वो क्यों है, ड्यू टू जॉब, मतलब छोड़ने से, या तो अपने कारण से छोड़ा या कंपनी ने उससे निकाल दिया। तो ऐसे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, उसके बाद फिफ्थ वन इज, फ्रिक्शनल के बाद आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो 1991 में कंप्यूटर आया इंडिया में, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ कहाँ, लेट्स से बैंक्स में, सारी जगह पर हुआ, मान लो एक बैंक में भी हुआ, या बहुत सारे जगह में, सिंपल ऐसे समझ लो कि 1991 में इंडिया में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। तो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ जब, तो उस समय मान लो 500 लोग भारत में काम कर रहे थे एट दैट टाइम। जैसे ही कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें से क्या है, 400 लोग जो है, उसमें से कुछ लोग जो कंप्यूटर पहले से ही जानते थे उस पर काम करना, मान लो 100-150 लोग, और बाकी 200-250 लोग क्या हुआ, वो तुरंत इसको सीख लिए, नॉलेज गेन कर लिए, इसको समझ गए। लेकिन 100 लोग जो थे वो ना जानते थे ना सीख पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लोग अब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इनकी नौकरी क्या हो जाएगा, चली जाएगी। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि आपका जो
पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो नॉलेज है वो उस लेवल की नहीं है। वो क्या है, स्ट्रक्चर के कारण, मतलब आपका देश है उसमें स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ ही नहीं था कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको देना है, लेकिन अचानक से कंप्यूटर आ गया तो क्या हो गया, 100 लोग यहाँ से क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसे लोग, उनका ज़रूरत ही नहीं, क्यों कंपनी रखेगी, कंपनी को काम करवाना है कंप्यूटर पे, और वो बोलेंगे नहीं हम रजिस्टर पे काम करेंगे, तो वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप देखो किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है। रीज़न क्या है कि लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर का, तभी वो लोग काम कर पाएंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को जो स्ट्रक्चरल हो, मतलब जो कमी हो हमारे सिस्टम में उसके कारण, या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के आने के कारण हमारी जो कमी है वो बाहर निकल जाए, तो उसके कारण जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड वन। और इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद 6 स्ट्रक्चरल आ गया। इसके बाद हमारा क्या है, साइक्लिकल। ठीक है, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में कंफ्यूज नहीं करना है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल में क्या हुआ था कि पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें कमी के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हुआ। और साइक्लिकल क्या है, ये किसके कारण होता है, स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, आप उसको देखो, वहाँ पे और सारे वीडियोस अच्छे वीडियोस हैं, उसको देखो एक बारी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन, इसके बारे में मैंने बताया। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस डिक्रीजिंग, या कहो अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन होगा उसके साथ साथ क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता जाएगा। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैगफ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल प्राइस राइज इन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो प्राइस राइज नहीं होके डाउनफॉल इन द प्राइस हो जाए। मतलब आज डेयरी मिल्क 50 रुपये मिल रहा है, फिर कल 40 रुपये, फिर 30 रुपये, मतलब चीज़ों का दाम घटने लगे, तो हमारा इकॉनमी क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा पूरी तरह से, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर चला जाएगा। तो उसको क्या बोलता है, डिफ्लेशन। तो इस दोनों, अगर ऐसा कंडीशन हमारे इकॉनमी में आ जाए जहाँ पर स्टैगफ्लेशन या डिफ्लेशन की बात हो, डिफ्लेशन हो हमारे कंट्री में, या स्टैगफ्लेशन हो जाए किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंट्री में, इकॉनमी में, तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो क्या बोला जाएगा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आ गया समझ में, साइक्लिक क्यों, देखो ये वाई दिस इज नोन एज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से, मतलब कि यहाँ से क्या हुआ, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, देखो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, फिर क्या हुआ, प्राइस का फॉल होने लगा, तो क्या होगा, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे जगह पर जहाँ पर कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब साइकिल है ये, एक सब चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, एक साइकिल में है, तो इसलिए ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, तो आप बोलोगे जब इकॉनमी में स्टैगफ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो। ठीक है, इसको सिंपल वे में आपको ऐसे पूछ देगा, अगर किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और प्राइस राइज ना होके प्राइस फॉल हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आंसर क्या होगा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रोनिक। हाँ, 7th में क्रोनिक, आप लोग सुने, क्रोनिक क्या होता है, जो बहुत नहीं होता है, जैसे कि कोई बीमारी हो रहा है, ठीक है, तो बहुत दिन से है, इसको हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई बीमारी आपको बहुत दिन से एकदम, मतलब आपके अंदर ही वो घर कर गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या बोलते हैं, बहुत पुराना, बहुत ख़राब टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ये कहलाता है। मतलब अगर बीमारी है तो बहुत ख़राब बीमारी, इसका इलाज जल्दी नहीं हो पाता। तो क्रोनिक और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब लोग, व्हेन पीपल विल सर्च एनी जॉब, कोई जॉब सर्च कर रहा है कोई आदमी, कोई आदमी है ये जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, और ये अगर 6 मंथ एंड एबव हो जाए,
ये 6 महीने से ज़्यादा से अगर नौकरी ढूंढ रहा है, मतलब कोई आदमी को काम चाहिए, उसको 6 महीना बीत गया, उसको काम मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? क्रोनिक और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आया समझ में? कोई दिक्कत? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर कि कोई आदमी काम ढूंढ रहा है, लोग जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाह रहा है, 6 महीने से प्रयास कर रहा है, मोर देन 6 मंथ, मतलब एक लंबा ड्यूरेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या है? आपका सिस्टम में ही कोई कीड़ा लग गया है, दैट इज़ क्रोनिक। तो इसलिए ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप, ये क्या थे? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के ये सारे क्या थे? टाइप्स थे। तो इसको याद रखना है आपको। एक छोटा सा चीज़ है कि रीज़न, अगर आपको कहीं लिखने के लिए आ जाए मेंस वगैरह में कि रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या क्या हो सकता है रीज़न, तो हम लोग जो टाइप्स पढ़े उसको ही नहीं लिख देना है कि मतलब उसके हिसाब से कि कहीं पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कहीं पर फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, तो ये वो सिर्फ क्या बातें बनाने से नहीं होगा। जो एग्जैक्ट इसका जो रीज़न है कि क्या क्या मेजर इसके रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो दूसरे के आंसर से आपके आंसर को डिफरेंट होगा लगेगा, तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है। छोटा में 4-5 रीज़न देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला रीज़न क्या है? लेबर लॉस। ये बहुत बड़ा मतलब कारण है, लेबर लॉस। ठीक है, आपका जो लेबर लॉ है वो उतना प्रॉपरली नहीं बना हुआ है। ठीक है, वो एक कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो क्या हो गया? लेबर लॉस। दूसरा है क्या? लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, मतलब आपका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। कंट्री का जो इकॉनमी था वो किस तरह से चल रहा था, और जैसे 1991 में का एग्जांपल बताया, कंप्यूटर आ गया, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसके कारण भी एम्प्लॉयमेंट का लॉस होता है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, लेबर लॉस, लॉस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज। तीसरा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को, हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, मतलब टेक्नोलॉजी कम है, उसके बाद जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब क्या? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना होगा, तभी जाके एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ख़त्म होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक रीज़न क्या है? एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। ठीक, उसके बाद चौथा, डिस्टर्बेंस इन एन इकोनॉमी। डिस्टर्बेंस इन एन इकोनॉमी, ये अभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको देखे हैं। ठीक है, अपने सामने, उनके सामने से ये चीज़ें हुई है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा उसके लिए। जैसे डिमोनेटाइजेशन, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ कि डिमोनेटाइजेशन इज़ गुड और बैड, जो हुआ वो सही था या गलत था, बट डिमोनेटाइजेशन ने कहीं ना कहीं इकॉनमी में क्या किया? प्रॉब्लम क्रिएट किया, डिस्टर्ब किया इकॉनमी को एक बारी के लिए। तो वो दैट इज़ द रीज़न, इसके कारण क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हुआ। दूसरा जीएसटी, ये कब हुआ? 2016, ये 2017 और 2018-19 में। कोविड इज़ ऑल्सो रीज़न, जीएसटी भी आया, कोविड भी आया, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या किए? इकॉनमी को डिस्टर्ब किए। इसके कारण भी क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या बोल सकते हो? और एक और बता सकते हैं हम लोग, एकेडमिक सिस्टम। हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है, मतलब हम लोग के यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा एकेडमिक्स है, वो भी एक रीज़न है क्या? हम लोग के अनएम्प्लॉयमेंट में होने का, मतलब स्किल हम लोग डेवलप नहीं करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या है? स्किल इंडिया प्रोग्राम लेके आई, ताकि क्या है कि लोग को स्किल डेवलप हो, ताकि वो खुद में कोई रोजगार एंटरप्रेन्योर बन सकें।
और स्किल डेवलप किया, उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेके आए कि मतलब अब आपको हम स्किल दे दिए हैं, अब आप पैसा लीजिए और काम कीजिए। तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये मेजर रीज़न है, लेबर लॉस, लॉस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आप लिखोगे बाकी जो बातें अगर बनानी है, बाकी जो 7-8 हम लोग टाइप्स देखें अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे भी आप बहुत सारे रीज़न निकाल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट के, बट ये पहले आपको लिखना है, ठीक है। तो दीज आर द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का छोटा सा एक लेक्चर था। इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को आगे इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।